हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 में पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, दैट मीन्स राजनीति का जो आपका पेपर था उसके पार्ट 2 का। पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे और इस पार्ट में हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें। एक जानकारी और मैं आपको ज़रूर दूंगा कि आप जैसे ही ये प्री बोर्ड के पेपर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिसमें क्लास 12 इंग्लिश की हम लाइव क्लासेस डेली आप तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप वार्षिक परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, जैसे शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का अभिप्राय है कि जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। इसमें केवल युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1945 से 1951 के बीच में। इस प्रकार से यदि आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। दो ध्रुवी विश्व। तो पहले दो ध्रुवीता क्या होती है, दो ध्रुवी विश्व है ना। तो चलिए देखते हैं। दो ध्रुवीय व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में और स्पष्ट शब्दों में सटीक आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। मतलब स्टूडेंट ने यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न का उत्तर, और एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से आपको कॉपी, जो आंसर शीट आपकी जो रहेगी उसमें भी इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। वार्षिक परीक्षा में भी पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, आई गारंटीड। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखा है स्टूडेंट ने। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे और उनको इसी प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10वें की बात करें तो निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। इसका अर्थ है विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्र के उत्पादन पर रोक लगाना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वां है, वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी में हुए विकास। पहला। दूसरा है जनसाधारण की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 12वें की बात करें तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ऐसे ही आपको मिडल ऑफ द पेज प्रश्न क्रमांक लिखना है। ठीक है ना, जैसे प्रश्न क्रमांक स्टूडेंट ने यहाँ थोड़ा नीचे लिखा है, आपको थोड़ा सा और इसके इक्वली ही लिखना है। और भारत के, और फिर जो भी आप इसकी हेडिंग रहे है ना उसको आप अंडरलाइन करें, अच्छे से लिखें। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वें की बात करें तो प्रीपर्स है ना, मतलब भूतपूर्व राजा। भूतपूर्व राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशिष्ट भत्ते को प्रीवियसर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें का आंसर हम लिख रहे हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्टोर जिले में दुबरगंटा गांव में हुई। यह आंदोलन 1990 में शुरुआती समय में हुआ। यह एक शराब विरोधी आंदोलन था। अब जैसे यहाँ पर ये 1990 लिखा है तो 1990 आपको ऐसा छोटा नहीं लिखना है, यहाँ पर बीच में ही आपको लिखना है 1990। ठीक है, ये भी आप सुधार करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 15वां है, क्षेत्रीय दल। तो भारतीय विकास पार्टी, भारतीय अंबेडकर पार्टी, भ्रष्टाचार विरोधी दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16वें के आंसर की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, कब विघटन हुआ था? तो देश की राजनीति एवं आर्थिक समस्याओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण थी।
सोवियत संघ द्वारा 1979 में मतलब 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ में प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ता ही चला गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में वह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः ठहर सी गई। आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके सोवियत संघ के लोग तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट थे। प्रश्न क्रमांक 17वें के आंसर की बात करें, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। तो क्या है देखते हैं। पहली है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। दूसरा है, आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई। तीसरा पॉइंट है इसी का, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण, वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए। ठीक है। टकराव के कारण तो स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18वें के आंसर की बात करें, नियोजन के उद्देश्य। तो नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष अथवा समयावधि में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें उन तरीकों एवं साधनों का उल्लेख भी होता है जिसके माध्यम से साधनों को पूर्ण किया जा सकता है। नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? पहले डेफिनेशन थी, अब इनके उद्देश्य। तो पहला है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान आय एवं संपत्ति के आयमान वितरण को कम करना तथा दूर करना, देश में उपलब्ध प्रकृति एवं मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी करना। तीसरा पॉइंट है, आय एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की दिशा में प्रत्येक संभव उपाय करना। चौथा है, शांति एवं सुरक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास असंभव है, अतः सुरक्षा तथा शांति की दिशा में प्रयास करना। प्रश्न क्रमांक 19वें के आंसर की बात करें तो भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव। दलीय व्यवस्था में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यदि विपक्षी दलों में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें आपस में मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा है, आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने यह निश्चय किया कि आने वाले आम चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। यदि गैर कांग्रेसी वोट बिखर गए तो कांग्रेस को सत्ता से हटाना कठिन होगा। तीसरा पॉइंट है, आपातकाल के बाद सभी दल जनमत की परिपक्वता में विश्वास करने लगे और पिछड़े वर्गों की भलाई की नीति लगभग सभी दलों ने अपनाई। चौथा पॉइंट है, आपातकाल के बाद हुई राज्यों में भी विपक्षी दलों एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला किया और इन राज्यों ने विधानसभा चुनावों में उन्होंने आपस में मिलकर चुनाव लड़कर कांग्रेस को सत्ताहीन किया। अब प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर की बात करें, शीत युद्ध के कारण। ठीक है। तो युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास। यूरोपीय राष्ट्रों में साम्यवादी क्रांति की सफलता से गहरा आघात लगा। सोवियत सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को विस्तृत नहीं कर पाई। इसी प्रकार सोवियत संघ की पूंजीवादी विरोधी नीतियों तथा समस्त विश्व में साम्यवाद के प्रसार से लक्ष्य से पाश्चात्य शक्तियाँ रूस से भयभीत थी और उसे सदैव संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसी का दूसरा पॉइंट है, सैद्धांतिक मतभेद। शीत युद्ध को विकसित करने में परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं का भी योगदान रहा। जहां अमेरिका पूंजीवाद उदार लोकतांत्रिक देश था, वहीं इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था वाला देश था। इसी का तीसरा पॉइंट है, सोवियत संघ का बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग। सोवियत संघ ने पाश्चात्य देशों के प्रस्ताव एवं नीतियों के खिलाफ बार बार वीटो पावर का प्रयोग करके उनके प्रस्तावों को रद्द कराया। इससे पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के कट्टर विरोधी बन गए। शीत युद्ध के प्रभाव और परिणाम। तो शीत युद्ध दो गुटों में विभाजन। शीत युद्ध की वजह से विश्व राजनीति द्विध्रुवी हो गई। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग गुटों में नेतृत्व करने लगे। दूसरा है, आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी। शीत युद्ध की वजह से
देशों के बीच परस्पर अविश्वास, आतंक, तनाव तथा प्रतिस्पर्धा इत्यादि की भावना का पुनित एवं पल्लवित होने का अवसर मिला। आणविक युद्धों का खतरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त आणविक हथियारों की विनाश लीला से दुनिया के सभी देश भयभीत हो गए। उन्हें यह भय सदैव सताता था कि शीत युद्ध में आणविक हथियारों को बचाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। प्रश्न क्रमांक 21वें के आंसर की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। हमारी दृष्टि में सबसे प्रमुख अंग महासभा है। देखो बहुत ही अच्छे से आंसर लिखा है ना। कॉपी चेक करने वाला यही चीज़ चाहता है कि स्पष्ट और सरल शब्दों में सटीक आंसर मिलेगा तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन आवश्यक होता है। आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी हो सकते हैं। नए सदस्यों को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति तथा बजट पारित करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। ठीक है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में महासभा सबसे सर्वोच्च एवं प्रमुख अंग है। प्रश्न क्रमांक 22वें के उत्तर की बात करें, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां थी। अब क्या क्या थी देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14-15 अगस्त की बात हो रही है, 1947 की रात्रि को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया जिसे ट्रीट विद डेस्टिनी कहा जाता है। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ट्रीट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हैं। भाग्यवधु से चिर परिचित थे। ठीक है। कहा जाता है जब देश आज़ाद हुआ तो इस पर आम सहमति की देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा तथा सरकार समस्त जनता के भले के लिए कार्य करेगी। भारत बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ था जिसमें 1947 का साल हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। देश को आज़ादी के साथ ही 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला, एकता व अखंडता की चुनौती। भारत में आज़ादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा तथा संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके बीच एकता और अखंडता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर देश के बंटवारे की मांग उत्पन्न होने लगी, इसलिए यह चुनौती अभी भी बनी हुई थी। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता था कि आखिर लोकतंत्र किसे कहते हैं। घर घर जाकर लोगों की लोकतंत्र का अर्थ समझाना था, क्योंकि लोगों को तो राजा महाराजा को ही अपना सब कुछ मानते थे। ऐसे में लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। मतदाता सूची तैयार करनी थी, इसलिए चुनाव कराना और लोकतंत्र को अपनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। विकास की चुनौती। तीसरी चुनौती विकास की। अंग्रेजी शासन की वजह से भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। अब हमें तेज़ी से विकास करके आगे बढ़ना था। विकास करने के 2 रास्ते थे, एक तो अमेरिका का पूंजीवाद वाला रास्ता, दूसरा सोवियत संघ का समाजवादी वाला रास्ता। लंबे वाद विवाद के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23वें की बात करें, राजनीतिक नेतृत्व का उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर। राजनीतिक नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए नेहरू जी की सरकार के समय में गुटनिरपेक्षता की नीति बड़ी ज़ोर शोर से चली, लेकिन शास्त्री जी ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देकर यह साबित कर दिया कि भारत की सेनाएं हर दुश्मन को जवाब देने की ताकत रखती है। उन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया, ताशकंद समझौता किया, लेकिन गुटनिरपेक्ष की नीति को नेहरू जी के समान जारी रखा। अब जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वार्षिक परीक्षा में आपसे कि ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, इसका दूसरा पॉइंट है, कहने को श्रीमती इंदिरा नेहरू जी की पुत्री थी, लेकिन भावनात्मक
रूप से वह सोवियत संघ से प्रभावित थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीविवर्स समाप्त किए, गरीबी हटाओ का नारा दिया और सोवियत संघ से दीर्घ अनात्मक संधि की। यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, इसी का तीसरा पॉइंट है, राजीव गांधी के काल में चीन तथा पाकिस्तान सहित अनेक देशों से संबंध सुधारे गए, तो श्रीलंका के उन देशद्रोहियों को दबाने में वहाँ की सरकार से सहायता देकर यह बता दिया कि भारत छोटे बड़े देशों की अखंडता का सम्मान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने राजनीति का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए थे। इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में ये जानकारी फिर से दोहरा रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में आपकी क्लास 12th इंग्लिश की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव क्लासेस को अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू।